गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा लास्ट डे हमने आपसे बात की थी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधी, जिसमें हमने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, दोनों में अंतर हमने समझे थे। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, वो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं उनको हम किस तरीके से लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के लिए एक मुख्य रूप से समीकरण की ज़रूरत होती है, और वो जो समीकरण होता है अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं को जिस रूप में हम व्यक्त करते हैं वो रूप आपका कहलाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है? तो रासायनिक समीकरण। तो अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आपके पास में सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो बेटा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इसकी जो परिभाषा होगी, आपसे पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं हम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अणुसूत्रों और प्रतीकों से क्या कर देते हैं? प्रदर्शित कर देते हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे कार्बन है और कार्बन की अभिक्रिया हम कराते हैं ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से कराने पर आपको प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त होती है। तो बेटा मैंने वो तो बोला है, ये क्या है? कोई भी अभिक्रिया है। ये क्या चीज है? कोई भी अभिक्रिया है। ये क्या है? आपकी कोई भी अभिक्रिया है। तो किसी भी अभिक्रिया को अणुसूत्र एवं प्रतीकों से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बेटा देखो, ये क्या है? कार्बन, और कार्बन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? कार्बन का प्रतीक क्या होता है बेटा? C होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, या अणुसूत्र क्या होता है? O2 होता है। तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया? CO2 प्राप्त हो गया। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये जो आपको प्राप्त हुआ है ये आपका कहलाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा? ये रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों से या उसके अणुसूत्रों से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर बात? तो बेटा अब देखो, कोई भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसको मुख्य रूप से प्रदर्शित करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। अब वो नियम कौन कौन से होते हैं, या कुछ चरण होते हैं इन रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के लिए। तो अब बेटा हम
इन रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के लिए कौन कौन से चरणों की आवश्यकता होती है। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक समीकरणों को लिखने के कौन कौन से क्या होते हैं, चरण होते हैं। तो बेटा ये तो हो गया आपका रासायनिक समीकरण, और अगला जो टॉपिक है अपना वो आता है रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण, या हम नियम कह सकते हैं। तो इसको लिखने के कौन कौन से चरण होते हैं। तो सबसे पहला जो चरण आता है आपका वो आता है बेटा, पहला चरण आपको मिलता है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले अभिकारक को क्या कहते हैं, क्रियाकारक भी कहते हैं, क्रियाकारक या क्रियाकारक, अभिकारक या क्रियाकारक। तो ध्यान रखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले क्रियाकारक या अभिकारक लिखा जाता है, उसके बाद तीर का चिन्ह, ये वाला तीर का चिन्ह लगाया जाता है तथा उसके बाद उत्पाद या उत्पाद को क्या बोलते हैं, क्रियाफल को लिखा जाता है। तो आपको केवल बेटा ये ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट है अपना कि यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसमें क्या लिखे जाएंगे, अभिकारक लिखे जाते हैं, उसके बाद में तीर का चिन्ह लगाया जाता है और उसके बाद में क्या लिखा जाता है, उत्पाद लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखा जाता है। तो बेटा सबसे पहले हमको किसको लिखना होता है, इसी एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी अभिक्रिया के अंदर क्या लिखते हैं, अभिकारकों को लिखते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये दोनों क्या हैं, आपके कार्बन और ऑक्सीजन क्या हैं, अभिकारक हैं। उसके बाद में हमने बताया है कि अभिकारकों के बाद में क्या लगाते हैं, तीर का चिन्ह। तो ये क्या लगा दिया आपने, तीर का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, उत्पाद लिखा जाता है। और ये क्या कहलाएगा आपका, यही तो बन रहा है, ये बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका उत्पाद, या इसी को बोलते हैं क्रियाफल। तो इस तरीके से हम पहला पॉइंट आपका होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले किसे लिखा जाता है, सबसे पहले क्रियाकारक को लिखते हैं, उसके बाद तीर का चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद में क्या लिखा जाता है, उत्पाद को लिखा जाता है। तो बेटा अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बात आती है कि ये क्रियाकारक क्या होते हैं। आपको ये क्लियर करना चाहिए कि क्रियाकारक क्या होते हैं। तो क्रियाकारक या इसी को हम बोलते हैं, दूसरा क्या नाम है, क्रियाकारक को क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो आपसे पूछा जाता है क्रियाकारक या अभिकारक किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सीधा सा नाम से मालूम हो जाता है
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक कहलाते हैं। क्रियाकारक, क्रिया करने वाले, क्रिया करने वाले क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो क्या हो जाएगी? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। देखो बेटा, इसमें देखा है आपने, इसी एग्जाम्पल को लेके हम चलते हैं तो इसके अंदर भाग कौन कौन ले रहे हैं? C+O2, ये क्या? C है, O2 है, ये क्या ले रहे हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? ये भाग ले रहे हैं, तभी तो CO2 बन रहा है बेटा। यदि ये ही नहीं होते तो CO2 का निर्माण कहाँ से हो जाता? यदि ये नहीं होते, दोनों नहीं होते तो CO2 कहाँ से बन जाती? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये तो दोनों पदार्थ क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके क्रियाकारक। तो ये दोनों क्या चीज हैं? क्रियाकारक। जैसे आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा भी चुका हूं कि ये कौन है? मम्मी और पापा। यदि मम्मी पापा हैं, ये दोनों मम्मी पापा हैं, तो मम्मी और पापा क्या हैं? क्रियाकारक हैं। दोनों क्या हैं? क्रियाकारक। ठीक है ना? तो ये आपके मुख्य रूप से क्या कहलाएंगे? क्रियाकारक, अर्थात क्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, दूसरा आता है अपना क्रियाफल। तो क्रियाफल क्या होगा बेटा? या जिसको हम प्रोडक्ट, उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। तो क्रियाफल क्या होगा? क्रिया होने के बाद जो प्राप्त होने वाला फल होता है वो क्या कहलाता है? आपका क्रियाफल कहलाता है। तो बेटा दूसरा आता है अपना, दूसरा है क्रियाफल। क्रियाफल या इसी को बोलते हैं हम उत्पाद। तो बेटा आपने देखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तो कहलाते हैं क्रियाकारक, और यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, यदि जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उन पदार्थों के भाग लेने पर जब ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी, दोनों पदार्थ पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? जो पूर्ण रूपेण मुख्य रूप से दोनों पदार्थ जो होते हैं मिल जाते हैं और कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं? उनके मध्य में अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो वो अभिक्रिया, वो पदार्थ, जो नया पदार्थ जो बना है, वो नया पदार्थ क्या कहलाएगा? आपका क्रियाफल कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन लिखें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ, पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर जो प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके क्रियाफल या उत्पाद कहलाते हैं। जैसे दोनों ने अभिक्रिया की C+O2, ये तो आपके क्या हैं? अभिकारक हैं, क्रिया करने वाले हैं। और जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया के पूर्ण होने पर आपको क्या प्राप्त हुआ है? ये CO2 प्राप्त हुई है। तो ये CO2 क्या चीज है? उत्पाद है। क्या चीज है ये? उत्पाद या क्रियाफल।
फल। नाम से मालूम हो जाता है क्रिया का फल। आप देखते हैं बेटा, आप कठोर परिश्रम कर रहे हैं, अब इस टाइम में कठोर परिश्रम कर रहे हैं, और जब आपके एग्जाम हो जाएंगे, एग्जाम होने के बाद में आपका जब रिजल्ट आएगा तो उस टाइम आपका जो वो परिणाम है, फेल हुए हैं वो या पास हुए हैं, आपके द्वारा 8 या 7 महीना पढ़ाई की गई, उसके बाद में आपके कुछ समय बाद पेपर एग्जाम लगे, एग्जाम के बाद में आपका परिणाम आया, अब उसमें तुम फेल हुए हो या पास हुए हो, वो उस क्रिया का क्या होगा? परिणाम। अब क्या कर रहे हो तुम? क्रिया कर रहे हो, और उसके बाद में जब रिजल्ट आएगा उस क्रिया का क्या होगा? वो फल होगा। फेल हुए हैं या पास, तो वो क्या होगा? उसका फल होगा। तो इसी प्रकार से बेटा ये दोनों तो वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, तो भाग लेने वाले कहलाते हैं आपके क्रियाकारक, क्रिया करने वाले, और क्रिया के पूर्ण होने पर, इसके पूर्ण होने पर जो प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके क्रियाफल या उत्पाद कहलाते हैं। क्लियर? तो बेटा ये तो हो जाते हैं आपके क्रियाफल और क्रियाकारक। उसके बाद में अपना आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है अपना बेटा, वो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, सेकंड पॉइंट है अपना कि अभिक्रिया, यदि कोई भी अभिक्रिया है उसमें क्रियाकारक और उत्पाद संख्या में एक से अधिक हैं तो उनके बीच में क्या लगा देते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। सेकंड पॉइंट है अपना, यदि अभिकारक एवं उत्पाद की संख्या एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो आपको दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि अभिकारक एवं उत्पाद की संख्या एक से अधिक है तो उनके मध्य में क्या लगा देते हैं? उनके मध्य में हम लगा देते हैं प्लस का चिन्ह। तो बेटा अब हम देखते हैं कोई भी अभिक्रिया, मैंने अभी बता दिया, यदि अभिकारक और के मध्य अर्थात अभिकारकों की संख्या एक से अधिक है तो उनके मध्य में क्या लगा दिया जाता है? प्लस का चिन्ह लगा जाता है। यदि इसी प्रकार से उत्पाद के अंदर भी एक से अधिक क्या है? उत्पाद के अंदर एक से अधिक आपको उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं तो उसके मध्य में भी क्या लगा देते हैं? हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है ना? ये तीसरा आता है अब आपका द्रव्यमान। यहाँ पर एक नया एक टॉपिक है, उसको यहाँ पे हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। आपको ये यहाँ से आपको ध्यान रखना होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो बेटा ध्यान रखना है, सीधा सा है, नाम से द्रव्यमान का क्या होगा? संरक्षण होगा। इसके अंदर क्या होगा? द्रव्यमान का संरक्षण होता है। अर्थात क्या इसकी डेफिनेशन, क्या परिभाषा निकल के आएगी? न तो इसकी परिभाषा होगी, न तो कोई भी है द्रव्यमान, न तो द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है? कोई भी, आपको ध्यान रखना है, किसी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर न तो द्रव्यमान का क्या होता है? निर्माण होता है, और न ही उसका क्या होता है? क्षरण होता है। तो वो कहलाता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो क्या लिख सकते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही उसका क्षरण होता है।
क्षरण का मतलब नष्ट होता है, होता है तो उसे, होता है तो उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम कहते हैं। तो उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। देखो बेटा, न तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही उसका क्या होता है, क्षरण होता है। तो वो जो नियम होता है वो क्या कहलाएगा, आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्यमान का क्या होगा, संरक्षण होगा, न तो नष्ट होगा वो और नहीं उसको क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो क्या दूसरी परिभाषा यदि हम देखें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं तो द्रव्यमान का क्या होता है, निर्माण होता है और नहीं उसका क्या होता है, क्षरण अर्थात नष्ट होता है। वो ही क्या कहलाता है, आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। क्लियर। देखो बेटा, एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वाला भी ले सकते थे हम, लेकिन एक अलग से हम देखते हैं। CaO प्लस CO2 CaCO3 क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है आपका, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब देखना है बेटा, इसके अंदर और इसके अंदर दोनों का द्रव्यमान, अर्थात दोनों ये क्रियाकारक हैं, क्रियाकारक, और ये क्या है आपका उत्पाद, उत्पाद। दोनों तरफ द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा। यदि बराबर है तो हमारा कौन सा नियम लागू होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों तरफ अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर द्रव्यमान कितना होता है, बराबर होता है। न तो अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या होता है, निर्मित होता है, और न ही वो क्या होता है, नष्ट होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्लियर। देखते हैं, अब देखो यहां पर हम निकाल के देखते हैं। इसका कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। तो अणुभार कितना हो गया इसका, 40 हो गया। प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। आपको मालूम है, दुगना कर दिया करो ज्यादातर, ठीक है। अणुभार कितना होता है उसका, दुगना होता है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, अणुभार कितना हो गया, 20 दूना 40। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 8 का दुगना किया 16। तो दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ने पर आपको कितने प्राप्त हो गए, 56। इसी प्रकार से इसका निकाल के देखो, कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है बेटा। 6 का दुगना किया 12, प्लस ऑक्सीजन है परमाणु क्रमांक 8, 8 का दुगना किया 16। तो अणुभार क्या आ गया ऑक्सीजन का, 16 आ गया। 16 लिख दिया। कितने परमाणु हैं इसके, एक का या केवल एक ऑक्सीजन का, O प्लस O, तभी तो O2 बना है। तो ये इसका तो आ गया 16 और इसका भी कितना होगा 16। तो कितने परमाणु हैं, 2 हैं, O2 है। तो इसका क्या कर देंगे यहाँ पर 2 से गुणा, ठीक है ना। तो टोटल 12 प्लस 32 बराबर टोटल कितने हो जाते हैं, 4 और 4 44। अब देखना है इतना, दोनों को जोड़ दो हमारे पास में, यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 44 है, तो कितना हो गया 100 हो गया। इधर देखते हैं कैल्शियम का, देखो कैल्शियम का कितना होता है 20, तो इसका अणुभार कितना हो गया, इसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो अणुभार कितना हो गया, दुगना कर दो, 20 दूना 40, अणुभार कितना हो गया 40। प्लस कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, अणुभार कितना हो जाएगा 12।
प्लस ऑक्सीजन कितने हो गए अब परमाणु 3 हो गए, प्लस प्लस देखना है O3 है ना, तो 3 ऑक्सीजन परमाणु है, एक का कितना होता है 16, तो 16 गुणा कितने परमाणु हैं 3, तो 40 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48, सभी को जोड़ो, 8 और 2 10, 10 की 0, 4 और 1 5 और 4 9 और 1 हासुल कितना हो गया 10। तो दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ द्रव्यमान क्या है बराबर है, उत्पाद के अंदर भी और अभिकारकों के अंदर भी दोनों तरफ 100-100 ही है ना। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि न तो इसके अंदर कुछ इसका द्रव्यमान जो है इस अभिक्रिया का न तो द्रव्यमान में वृद्धि हुई है और न ही कमी आई है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, न तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही क्षरण होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है अभिक्रिया में तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को व्यक्त करता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका बेटा, तीसरा पॉइंट होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर का निशान होता है वो किसको व्यक्त करता है, वो व्यक्त करता है बेटा अभिक्रिया की दिशा को। तो तीसरा पॉइंट है अपना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को व्यक्त करता है। क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा पॉइंट क्या होगा अपना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में तीर का निशान, तीर का निशान, तीर का निशान, ये वाला जो निशान होता है तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अभी हमने देखा था जैसे C+O2, तो ये जो तीर का निशान होता है ये क्या बना था CO2, तो ये जो तीर का निशान होता है ये किसको व्यक्त करता है, अभिक्रिया की दिशा को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करेगा, ये दिशा को प्रदर्शित करता है। कैसे दिशा को प्रदर्शित करता है कि ये केवल एक ही दिशा में होती है, ये इसका मतलब है एक दिशा में, एक दिशा में, केवल एक ही दिशा में ये अभिक्रिया आगे की ओर एक ही दिशा में होती है। इस स्थिति यदि दोनों ओर अर्ध तीर का निशान होता है, इस तरीके का यदि निशान दिखाई देता है तो इसका मतलब है दोनों दिशाओं में, एक बार ये बना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था भौतिक परिवर्तन के अंदर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, आपने बताया था मैंने, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। तो उसी को बात को ध्यान करना है कि जल था, जल से हमने जल को गर्म किया, तो जल को गर्म करने पर क्या बन गई, वाष्प बन गई थी। तो एक बार तो इधर चली तो आगे की ओर, और फिर यदि हमने वाष्प को क्या किया, ठंडा किया, अर्थात संघनित किया, संघनित करने पर या उसका संघनन किया तो पुनः क्या प्राप्त हो गया, आपको जल प्राप्त हो गया। तो ये अभिक्रिया क्या थी आपकी, ये अभिक्रिया थी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अर्थात दोनों दिशाओं में हो रही है
इससे इसको प्राप्त कर लिया, अर्थात दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया। तो ये वाला जो चिन्ह होता है ये तो दोनों दिशाओं को व्यक्त करता है, इसका मतलब है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय का निशान होता है ये दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, और ये वाला जो तीर का निशान होता है ये केवल एक दिशा में चलने वाली अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो तीर का निशान होता है ये अभिक्रिया की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये तो एक दिशा में होती है, एक दिशा को व्यक्त करता है, एक ही दिशा में, एक दिशा में। और ये वाला जो चिन्ह होता है ये दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बीच में यदि तीर का निशान दिखाई देता है तो वो तीर का निशान किसे प्रदर्शित करता है, किसको व्यक्त करता है, वो करता है उसकी अभिक्रिया की दिशा को। क्लियर। उसके बाद में बेटा अपना जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है कि हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि। एक यहाँ से आपसे पूछा जाता है, एक अलग से टॉपिक है आपका हिट एंड ट्रायल विधि। ये पूछ ली थी आपसे एक बार, हिट एंड ट्रायल विधि। इसी में पढ़ रहे हैं हम, चरणों में ही है ये कुछ पॉइंट। द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, इसी चरण के अंदर आता है। इसी प्रकार से हिट एंड ट्रायल विधि या इसी को कहते हैं हम अनुमान मेथड विधि, अनुमान विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखो बेटा नाम से मालूम हो जाता है आपको इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद में अणुओं की संख्या को क्या कर दिया जाता है, घटा या बढ़ाकर संतुलित किया जा सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं की संख्या को घटा या बढ़ाकर प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो उसे अनुमान विधि कहते हैं। तो बेटा ये नाम से मालूम हो जाना चाहिए आपको अनुमान विधि का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब है अनुमान लगाना होता है हमको कि समीकरण को संतुलित करना है, किस तरीके से समीकरण संतुलित किया जा सकता है। तो हमारे को अनुमान लगाना होता है अपने अकॉर्डिंग, उसके जो कोई भी अभिकारक है या उत्पाद है उसके अंदर परमाणु हैं, अणुओं की संख्या को घटा या बढ़ाकर लिखना ही क्या कहलाता है, आपका अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर समीकरण संतुलित करते हो ना, उसमें आप देखते हो 3 लगा दे 2 लगा देते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, जब समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसके अंदर हम यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हम जैसे अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे N2 प्लस H2 यहाँ पे लिख देते हैं 2NH3। तो ये तो अभिकारक हैं और ये क्या है आपका उत्पाद है। तो बेटा यहाँ पर आपको देखना है कि देखो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं 3 से 2 से गुणा करो कितने हो गए 3 दूना 6, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 6 हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। तो हमारे को तो करने हैं बराबर, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। अणु तथा परमाणुओं की संख्या उत्पाद के अंदर और अभिकारक के अंदर दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन इधर तो 6 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं 2 हाइड्रोजन है, तो इसके तो द्रव्यमान में भी क्या हो जाएगा अंतर आ जाएगा, द्रव्यमान में भी क्या होगा अंतर होगा।
इसलिए दोनों तरफ परमाणु और अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अपने अनुमान से कि कितने से गुणा किया जाए कि हाइड्रोजन क्या हो जाए, 6 हो जाए। तो कितने से गुणा करें हम, कितने परमाणु लें इसके, कितने अणु लें इसके हम, जिससे इनकी संख्या कितनी हो जाए, 6 हो जाए। यदि हम 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पर 2 इसके अणु लेते हैं तो 2 दूना 4 रह जाते हैं। यदि हम देखते हैं 3 से करते हैं तो 3 दूना 6 हो गए ना, 3 दूना 6। तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, इधर भी कितने हो गए, 6 हो गए। तो दोनों ओर अब हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये हमारे द्वारा लिखे जाते हैं, अनुमान लगा के लिखे जाते हैं, अनुमान लगाया जाता है कि कितने अणु हम लिख सकते हैं। तो इन अणुओं की संख्या को घटा या बढ़ाकर अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर अणु तथा अणुओं की संख्या को, परमाणुओं की संख्या को घटा या बढ़ाकर लिखना ही क्या कहलाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। क्लियर बात। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान 1 नंबर का या 2 नंबर का डाल देता है कभी कभी, इंपोर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से कि हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है अपना, अगला पॉइंट आता है कि सबसे पहले हम जो हाइड्रोजन होते हैं उनको, परमाणुओं को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। देखो बेटा अगला जो पॉइंट आता है अपना, चौथा पॉइंट है, सबसे पहले चौथा या पांचवा होगा शायद, जौन सा भी नंबर का है, मैं चौथा डाल रहा हूं। देखो बेटा आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को छोड़कर हाइड्रोजन परमाणुओं को छोड़कर अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं, अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। जैसे हम देखें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे C3H8 प्लस O2 ले रहे हैं हम, C3H8 प्लस O2। देखो बेटा 5O2 ले लेते हैं, वो संख्या हम आप समीकरण संतुलित करते हैं तब देख लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर ये C3H8 क्या है, इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है बेटा, 3 है, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं इससे, 3 कार्बन से हाइड्रोजन कितने हैं, 8। तो इनकी संख्या करनी है आपको 8। देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 एकल बंद CH2 एकल बंद CH3। इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब हमने IUPAC नामकरण पढ़ेंगे अगले चैप्टर में बात करेंगे हम इनसे संबंधी, वहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। इसकी अभिक्रिया, इसका नाम देखें हम क्या है, 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। सभी में एकल बंध दिखाई दे रहा है, उसके लिए लगाते हैं एन, नाम क्या हो गया, प्रोपेन।
तो प्रोपेन किसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बना देगा बेटा? CO2 बना लेगा और क्या बना लेता है? जल बना लेता है। यहाँ पर CO2 बन गया और साथ में क्या बन गया? H2। दो ही चीज है भैया, तो ऐसा तो है नहीं है कुछ और अन्य बन जाएगा। यहां से C और यहां से आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, तो दो ही चीज इसके अंदर बन सकती हैं। इस अभिक्रिया के अंदर मुख्य रूप से कितने पदार्थ बन सकते हैं? दो ही बन सकते हैं, CO2 बनेगा और जल बनेगा। प्रोपेन है, हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन हमेशा, हाइड्रोकार्बन का जब दहन किया जाता है तो हमेशा उसमें से कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी, और कुछ मात्रा में क्या निकलता है? जल निकलता है। आपने देखा होगा कार्बन का यदि हम क्या करते हैं? दहन करते हैं तो हमेशा क्या बनती है बेटा? CO2 बनती है। तो इसी प्रकार से ये क्या है? कार्बन, हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन है। तो ये हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको बताया था। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसके अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन ही तो दिखाई दे रहे हैं। उसका हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर रहे हैं, जलाया जा रहा है। तो जलाने पर क्या बनेगी? CO2 बनती है और क्या बनेगी? जल बनता है। तो अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 5 दूना 10, और वहां पर कितने हैं? आपको देखो ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 5 दूना 10 ऑक्सीजन है। वहां पर कितने हैं? यहां पर कितने हैं? एक ही है। तो क्या लगा दें हम? 2 लगा दें तो कितने हो गए? 10H2 हो गया, 10H2O बन गया या नहीं? 10H2O बन गया ना, या नहीं बना? बताओ। आपको देखना है बेटा, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, मैंने बताया है इस नियम के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ऐसा नहीं है कि देखते ही आपने 5 दूना 10 कर दिए, तो यहाँ पे 10 लगा दिए और 10 हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 10 और 10 दूना 20 हो गई हाइड्रोजन की संख्या। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है, और वहाँ पर कितने हो गए? 20 हाइड्रोजन हो गए। आपको ये देखना है बेटा, सबसे पहले मैंने आपको इसको पढ़ना है कि इसके अंदर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को छोड़कर अन्य परमाणुओं को क्या करेंगे? सबसे पहले हम संतुलित करेंगे। तो आपको ये देखना है बेटा, आप डायरेक्टली ही नहीं कर देना है कि 10 लगा दिया सीधा, यहाँ पर 10 देख रहे हैं। मैंने बताया है कि सबसे पहले हमको क्या करना है? हाइड्रोजन को छोड़ना है और ऑक्सीजन को छोड़ना है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अन्य जो परमाणु हैं उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे? संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए देखो बेटा, आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन को छोड़ दिया और ऑक्सीजन को छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया, तो बचा क्या है हमारे पास में? कार्बन। कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है, और यहाँ पर कार्बन कितने? 1। तो यहाँ पे क्या लगा दिया? क्या लगा दिया आपने? 3 लगा दिया, तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब देखो बेटा, यहाँ पर 3 दूना 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 6 ऑक्सीजन, और 1 यहाँ पर है 7। यहाँ पे क्या लगा दिया जाए? यहाँ पे देखो आप भाई, 3 दूना 6, और यदि हम यहाँ पर क्या जोड़ दें? 4 जोड़ दें, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाएगी? भाई देखो 3 दूना 6 ऑक्सीजन तो ये हो गई, और 4 ये हो गई, 10 हो गई ना। और यहाँ भी कितने हैं? 5 दूना 10 है। तो ये ऑक्सीजन हमारी कंप्लीट हो गई, कार्बन हमारी कंप्लीट हो गई 3। हाइड्रोजन देखो अब 4 दूना 8, हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो गई? इधर 8 और इधर भी कितनी हाइड्रोजन की संख्या? 8। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? उसको दोनों ओर संतुलित कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं को छोड़कर सबसे पहले हम अन्य परमाणुओं को क्या करते हैं बेटा? संतुलित करते हैं। क्लियर? तो ये आपके यहाँ पर 5 पॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद में अगले जो पॉइंट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।